नमस्कार। मैं एसएन सिंह। आज मैं पिछले क्रम को आगे बढ़ाते हुए सितंबर 2023 की इकनॉमी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने पॉलिटी से लेकर के हिस्टोरिकल की चर्चा किए थे, आज सितंबर 2023 के इकनॉमी के कुछ टॉपिक है। जैसे सबसे पहले है कि पीएम विश्वकर्मा योजना। जैसा कि आप जानते हैं कि लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2023 को इन्होंने घोषणा की थी कि पीएम विश्वकर्मा योजना 18 प्रकार के शिल्पकारों के लिए शुरू की जाएगी। तो इस तरीके से इसके लिए बजट में भी प्रावधान किया गया है पहले ही। तो जहाँ तक के विश्वकर्मा जयंती की बात है, उसी दिन पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत नई दिल्ली के द्वारिका से किए और उसमें उन्होंने कहा कि इसे 18 प्रकार के शिल्पकार जो हैं उनको विश्व के धारा से जोड़ा जाएगा, इकोनॉमी से जोड़ा जाएगा, उनकी आय बढ़ेगी। और इसी के तहत उसकी योजना का बजट की राशि की जहां तक बात है, 2023-24 से लेकर 2027-28 तक के लिए 13,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा इस योजना के तहत लाभार्थियों को 5% की रियायती ब्याज दर के साथ 1 लाख रुपये पहले किस्त में और 2 लाख रुपया दूसरे किस्त में दिए जाएंगे। और बायोमेट्रिक आधारित पीएम विश्वकर्मा पोर्टल का उपयोग करके कारीगर और शिल्पकारों का समान सेवा केंद्रों से निःशुल्क पंजीकृत किया जाएगा। इस योजना में 500 रुपये स्टाइपेंड ट्रेनिंग लेने वाले को प्रतिदिन मिलेगा। 18 पारंपरिक शिल्पकार और कारीगर इसके अधीन कवर किए गए हैं। 10 लाख रुपये लाभार्थियों को पहली किस्त में और 2 लाख रुपये तक क्रेडिट सहायता दूसरी किस्त में 5% रियायती दर के साथ मिलेगी राशि। 15,000 रुपये का टूल किट प्रोत्साहन भी दिया जाएगा उपकरण वगैरह के लिए। इस योजना का उद्देश्य है हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों द्वारा पारंपरिक कौशल के अभ्यास को बढ़ावा देना, उसको मजबूत करना, कारीगरों की स्थिति को मजबूत करना, गुणवत्ता के साथ साथ उनको उत्पादों और सेवाओं को पहुंच से सुधार करना। इसमें कौन कौन से हैं? बढ़ई हैं, नाव निर्माता हैं, लोहार हैं, हथौड़ा और टूलकिट निर्माता, ताला बनाने वाले, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, पत्थर तोड़ने वाले, जूता बनाने वाले, राजमिस्त्री, टोकरी चटाई, झाड़ू वाले, गुड़िया और खिलौना निर्माता, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी और मछली पकड़ने के लिए जाल के निर्माण करने वाले इस योजना में शामिल किए गए हैं। तो पीएम विश्वकर्मा योजना का यही मुख्य उद्देश्य है कि जो पारंपरिक रूप से जो भी शिल्पकार हैं, कारीगर हैं, उनको एक तरह का प्रोत्साहन दिया जाए ताकि वो अपने पारंपरिक चीज़ को, चूँकि आज तक उनको लाभ उस तरीके से नहीं मिला है और इसीलिए प्रधानमंत्री ने इस तरीके से विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की ताकि उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत हो। एक दूसरा टॉपिक है कि 28 सितंबर 2023 को भारत के हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का चेन्नई में निधन हो गया, जिनका जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के ही कुंभकोणम में हुआ। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन यानी फुल फॉर्म जो है इसका मोमकुंबु सवा शिवन स्वामीनाथन, और इस तरीके से भारत को अकाल से बचाया था 60 के दशक में। और उन्होंने नॉर्मन बोरलॉग के साथ, जो विश्व के हरित क्रांति के जनक हैं अमेरिकी, और उन्होंने उनके साथ मिलकर मैक्सिको के गेहूं के बीज को पंजाब के गेहूं के पारंपरिक बीजों के साथ हाइब्रिड किया और उच्च उत्पादकता वाली बीज तैयार किया और उसको देश के 7 राज्यों के 7 जिलों में गहन कृषि कार्यक्रम के तहत शुरुआत किया गया, जिसमें बिहार का एक जिला था, जिसमें बिहार भी 7 राज्यों में था और उस 7 जिला में एक बिहार का वर्तमान भोजपुर जिला, जो उस समय का शाहाबाद जिला कहा जाता था,
शाहाबाद जिला में, जो आज के डेट में भोजपुर, रोहतास, बक्सर और कैमूर के रूप में विभाजित है, ये पूरे शाहाबाद रेंज में ये भारत के पहली गेहूं क्रांति हुआ था। शुरुआत में इसे गेहूं क्रांति कहा गया, लेकिन बाद में चलकर इसको 1966-67 के दौर में इसको कहा गया हरित क्रांति, लेकिन शुरुआत में गेहूं क्रांति। तो स्वामीनाथन का बहुत बड़ा योगदान ये है कि जिस तरीके से खाद्यान्न का संकट भारत में अकाल का रूप देखा था, तो उसको भारत को आज खाद्य आत्मनिर्भरता बनाने में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का महत्वपूर्ण योगदान है। आज भारत एक खाद्यान्न आयातक से खाद्यान्न निर्यातक बन गया है, तो इसका बहुत बड़ा योगदान डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का है। और इसीलिए उन्होंने, हालांकि उनकी आलोचना भी होती है कि चूँकि हरित क्रांति के चलते ही देश का भूमि की उर्वरा शक्ति खत्म हुई या किसान आत्महत्या किए, लेकिन उन्होंने इशारा कर दिया था कि इसको बायोडाइवर्सिटी और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए भी खाका बनाया जाए। और हरित क्रांति ने पंजाब को बहुत आगे बढ़ाया, क्योंकि हरित क्रांति ने कृषि का विकास के साथ साथ उद्योग का भी विकास किया, क्योंकि बहुत सारे पेस्टिसाइड से लेकर रासायनिक खाद से लेकर के और क्या कहा जाता है, उद्योग धंधे पारंपरिक रूप से विकसित हो गए। ट्रैक्टर से लेकर, चूँकि टेक्नोलॉजी की उसमें बात थी, और इस तरीके से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश इस तरीके से बहुत सारे आगे बढ़े कृषि के उत्पादन में। लेकिन बिहार में हरित क्रांति का उतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना पंजाब, हरियाणा उस सब राज्यों में पड़ा। लेकिन अब जो नई बात हो रही है कि हरित क्रांति, अब द्वितीय हरित क्रांति की बात जो बिहार से शुरू होगी, चूँकि इस तरीके से ये सब इलाके में ही जैविक खेती से लेकर बाकी चीज़ों का, मोटा अनाज से लेकर के बहुत चीज़ का उपयोग हो रहा है, उत्पादन हो रहा है। तो हालांकि इशारा हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन ने कर दिया था। तो एम.एस. स्वामीनाथन ने कई किताबें भी लिखी थी, जिसमें व्हाइट रेवोल्यूशन ए डायलॉग, उसके अलावा 50 वर्ष जो पूरा हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन का, 50 ईयर्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन 2017 में, एंड इवर ग्रीन रेवोल्यूशन, और इसके सहित कई किताबें भी लिखे थे उन्होंने। इसके अलावा उन्हें पहला विश्व खाद्य पुरस्कार भी 1987 में दिया गया था। तो एम.एस. स्वामीनाथन का योगदान भारत के कृषि में बहुत महत्वपूर्ण है। वे खाद्यान्न आत्मनिर्भरता के नायक रहे हैं। तो ये हो गया। अच्छा, हरित क्रांति जो शब्द है ये किसने दिया? तो अमेरिकी एक विलियम गैंड थे, उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन शब्द दिया था। और बाद में मैक्सिको के, अमेरिका के नॉर्मन बोरलॉग उसके हरित क्रांति के जनक उसको प्रयोग किए। और इसके बाद भारत में जो हरित क्रांति के जनक कहे गए डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। बिहार की जहाँ तक इकोनॉमी की बात है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, जिसके तहत मुख्यमंत्री SC/ST योजना की बात आती है, महिला उद्यमी योजना की बात आती है, अति पिछड़ा उद्यमी योजना की बात आती है, युवा उद्यमी योजना की बात आती है। इसकी शुरुआत हुई है और इसके लिए 10 लाख का ऋण मिलता है, जिसमें 5 लाख का अनुदान होता है। लेकिन SC/ST महिला और अति पिछड़ा उद्यमियों के लिए 0% ऋण देना है, बिना 0% पर ऋण है। और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी के लिए 1% ऋण देना पड़ेगा। तो इस तरीके से बिहार के उद्योग के बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने इस तरीके के कार्य किया है। जहाँ तक ज्योग्राफी की बात है, तो बिहार सरकार ने ज्योग्राफी से रिलेट एक और सब शुरुआत किया है। इसमें है, आप जानते हैं कि सितंबर में एक भूकंप आया मोरक्को में, जहां हजारों से हजार लोग मरे, लगभग 10,000 की बात आती है मरने वालों की संख्या। हाल के दिनों में भूकंप जो है, अर्थक्वेक जो है, ये तुर्की और सीरिया में भी कुछ दिन पहले आया था, जिसके लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन दोस्त चलाया था। उसके अलावा फिर मोरक्को में भी आया। इसके बाद अभी हाल में नेपाल के भी केंद्र बना हुआ था, जिसमें बिहार में भी झटके आए थे। इसके अलावा आपका चीन में भी कुछ दिन पहले भूकंप आया।
तो इस तरीके से बहुत सारे भूवैज्ञानिक कहते हैं कि ये बड़े भूकंपों का आगाज है, छोटा छोटा भूकंप। और लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, यह भूकंप का अनवरत प्रक्रिया जारी है, इसी तरह खत्म हो जाएगा। तो भूकंप और उसमें बिहार, उत्तर बिहार का इलाका जो है सबसे खराब जोन में आता है, 5 जोन में आता है। इसके अलावा पटना वगैरह जो है ये 4 जोन में आता है। दक्षिणी बिहार चूँकि पठारी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो इस तरीके से यहाँ पर जोन 3 आता है। तो बिहार का भी भूकंप से बहुत बड़ा नाता है, क्योंकि भूकंप संवेदनशील एरिया में बिहार भी आता है। तो बिहार के भूकंप से रिलेटेड बीपीएससी भी क्वेश्चन हो सकता है कि बिहार में किस तरीके, इसीलिए बिहार सरकार, आप जानते हैं कि 15 जनवरी 1934 को बिहार में भूकंप आया था। उसी की याद में भूकंप सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है 15 जनवरी से 1 सप्ताह के लिए। तो बिहार परिप्रेक्ष्य भूकंप का बात हो सकता है। इसके अलावा यूएन सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2000 आया है, एक रिपोर्ट कहा गया है कि 2030 तक 1.5 अरब हेक्टेयर जमीन बंजर हो जाएगी, यानी खेती के लायक नहीं रहेगी। सबसे ज़्यादा भूमि की क्षति पूर्वी एशिया में है, जहां 26.3% जमीन बेकार हो गई है। विश्व भर में भूमि के बेकार होने की मुख्य वजह है मानवीय गतिविधियां, शहरीकरण, जंगलों की कटाव और जलवायु परिवर्तन। इसके अलावा जनसंख्या में वृद्धि भी है और आर्थिक विकास भी है। तो इस तरीके से यूएन सतत विकास लक्ष्य जो है, जो 2016 से 2030 तक की बात की गई है कि किस तरीके से जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटा जाएगा। उसी प्रकार 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है। गैंडा के संरक्षण और प्रजनन में विश्व में सबसे ज़्यादा गैंडा कहाँ पर है, तो अमेरिका में, सैन जू में। दूसरा स्थान किसका है भारत में, तो याद रखिएगा, असम गलती मत कीजिएगा, असम में नहीं है, बिहार के राजधानी पटना में जो संजय गांधी जू है, वहाँ सबसे ज़्यादा, भारत में सबसे ज़्यादा गैंडे रहते हैं, राइनो रहते हैं। जो 1997 में असम से पहली बार पटना जू में गैंडों का एक जोड़ा आया, कांछा और कांची। अभी पटना में 14 राइनो है। उसी प्रकार बिहार में नदी जोड़ो कार्यक्रम के तहत अभी आप जानते हैं कि कोसी मेची लिंक महानंदा से को जोड़ने वाली एक परियोजना है, केंद्र जिसको सहायता करता है। लेकिन बिहार अपने संसाधन से नदी जोड़ो कार्यक्रम के तहत बागमती और बूढ़ी गंडक नदियों को जोड़ने का काम करने जा रहा है। 61 किलोमीटर लंबी शांतिधार बागमती बूढ़ी गंडक नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा। इसे समस्तीपुर और दरभंगा के आसपास के इलाकों को काफ़ी लाभ होगा। इस तरीके से नदी जोड़ो कार्यक्रम, जिसे कभी अमृत क्रांति के नाम से अटल बिहारी वाजपेयी ने नाम दिया था। उसी प्रकार इस श्रम पोर्टल पर देश में 15,24,92,000 से अधिक खेतीहर मजदूर हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ खेतीहर मजदूर हैं, उत्तर प्रदेश में। दूसरा स्थान बिहार में, तीसरा स्थान पश्चिम बंगाल में। यह अब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में हो सकता है। उसी प्रकार भारत के कई इलाकों में शहरी बाढ़ एक बहुत बड़ी समस्या है। कभी हैदराबाद, कभी चेन्नई, कभी श्रीनगर, 2019 में पटना, हाल के दिनों में गुड़गांव से लेकर के बंगलोर तक की, और अभी हाल में अभी चेन्नई में भी पानी बाढ़ अभी भी हो रहा है। तो आखिर इस सब शहरों की बाढ़ का मूल कारण क्या है, तो मूल का कारण है कि जल निकासी का उचित विकास नहीं किया गया, अतिक्रमण कर दिया गया। जो भी आर्द्र भूमि थे जहाँ जल गिरता था उसको अतिक्रमण कर दिया गया है। जहाँ तक पटना की भी, हर शहर की अपनी अपनी भौगोलिक स्थिति होती है। जहाँ तक पटना में शहरी बाढ़ की बात आती है, तो पटना का बनावट एक तस्तरी के समान है, तस्तरी के समान। और पटना में जो भी आप इलाके देखिएगा जहाँ पर कभी एक ज़माने में पानी बहता था, पूरे शहर का पानी जाता था, जिसे आज के डेट में बाजार समिति का इलाका है, मोनू लोग स्टेडियम का इलाका है, उस राजेंद्र नगर का इलाका है। तो आज के डेट में उस सब क्या होता है, अतिक्रमण करके घर बन गए हैं। तो कोई आर्द्र भूमि अब नहीं रह गया है, जिसके चलते पटना में जल जमाव हो जाता है। और नदी का भी चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ है पटना, सोन और गंगा और पुनपुन। तो 2019 में जिस तरीके से बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी, ये डरावने वाली चीज़ है। कभी भी पटना में भी या किसी शहर में हो सकता है।
तो सबसे बड़ा कारण है कि पारंपरिक जल स्रोतों को समाप्त कर दिया गया है, जल निकासी का उचित प्रबंध नहीं है, अनियंत्रित विकास किया जा रहा है। तो बिहार शहरी बाढ़ के जब भी क्वेश्चन आएगा तो शहरी बाढ़ का पूरा कंसेप्ट बताते हुए बिहार परिप्रेक्ष्य जरूर लिखना पड़ेगा। तो इकोनॉमी और ज्योग्राफी के सब कुछ टॉपिक हुए, आशा है कि आपको अच्छे लगेंगे। इसी के साथ आज के क्लास को मैं समापन करता हूँ। नमस्कार।